हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जीरो आईएएस। जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि प्रीलिम्स 2023 के लिए आपकी तैयारी बहुत अच्छे से करवाऊंगा यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। तो उसी सीरीज में मैंने कल मृणाल का सर का जो इकोनॉमी शुरू किया था, जिसके 12 पेजेज मैंने पढ़ा दिया है। साथ ही साथ पॉलिटी का भी लक्ष्मीकांत मैंने शुरू कर दिया है, उसे भी आप डेली बेसिस पे ज़रूर देखें, ठीक है। जिसमें आपको सब्जेक्ट का नॉलेज तो मिलेगा ही, लेकिन कंसाइज वे में आपको क्या पढ़ना है प्रीलिम्स के लिए, 2023 के लिए क्या ज़रूरी है वो भी आपको पता चलेगा। कम समय में हम तैयारी को अपने अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य है यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 को क्रैक करना। इसलिए हम लोग इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, इधर उधर कुछ पढ़ेंगे भी नहीं, एकदम सटीक तैयारी करेंगे, ठीक है। तो इसी सीरीज में आइए 12 पेजेज को, 12th पेजेज को हम लोग मृणाल सर का शुरू करते हैं आज से। तो पेज नंबर 13 12 तक पढ़ा दिया था, तो अब 13 में देखते हैं। देखिए, जो पेमेंट सिस्टम है, अलग अलग पेमेंट सिस्टम है जो डिजिटल पेमेंट, उसमें कुछ आरबीआई लेके आता है और कुछ एनपीसीआई लेके आता है। एनपीसीआई क्या है अभी आपको धीरे धीरे बताऊंगा। तो आरबीआई सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम लेके है, जिसमें दो होते हैं, एक होता है आरटीजीएस, एक होता है नेफ्ट। आरटीजीएस का फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। नाम से ही पता है रियल टाइम में होगा और ग्रॉस होगा मतलब टोटल, मतलब बल्क में होगा। तो इसमें क्या है, ट्रांसफ़र अमाउंट कितना है, 2 लाख से 2000 करोड़ तक होता है। एसबीआई के थ्रू कर सकते हैं, एसबीआई मतलब देता है। टारगेट कस्टमर कौन है, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, ठीक है। सेटलमेंट मैकेनिज्म क्या होता है, इंस्टेंट होता है, रियल टाइम में, ठीक। टाइमिंग क्या है, पहले होता था वीक आवर में, लेकिन ऑफिस आवर में होता था, लेकिन आरबीआई ने रिफॉर्म करके बोला कि अब हमेशा हो पाएगा 24/7। फ़ी क्या है, पहले फ़ी लगता था लेकिन अब फ़ी नहीं लगता है। कौन फैसिलिटी प्रोवाइड कर पाता था, पहले बैंक देता था, लेकिन अब नॉन बैंक भी दे सकता है, ठीक है। और फ्यूचर में बोला गया अमेजन फ़ोन पे भी दे सकता है। आरबीआई का दूसरा पेमेंट सिस्टम है नेफ्ट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। इसमें 10 लाख तक कर सकते हैं एसबीआई के थ्रू। इसमें ऑर्डिनरी, इसको जो टारगेट कस्टमर है ऑर्डिनरी रिटेल कस्टमर से, क्योंकि 10 लाख तक है तो कुछ में पैसा कम है। सेटलमेंट मैकेनिज्म क्या है, 30 मिनट के इंटरवल में होता है, मतलब देखा जाएगा कि 30 मिनट में कितना पेमेंट आया, फिर ट्रांसफ़र करेंगे, फिर नेक्स्ट 30 मिनट में कितना है, फिर ऐसा, मतलब 24/7 नहीं है ये, ठीक है। 30 मिनट के इंटरवल में होता है और इंस्टेंट नहीं होता है, टाइम लगता है। आपके इसमें भी क्या है, 24/7 है, ठीक है। ये इंटरवल में हो रहा है, ये हमेशा होता है, ठीक है। ये भी 24/7 है। फी इसमें भी अब 0 हो गया है। और कौन फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकता है, जो आपका आरटीजीएस, मतलब आरटीजीएस और नेफ्ट में सिमिलैरिटी है। आईएमपीएस का फुल फॉर्म क्या है, एनपीसीआई लेके आता है, ये आपको याद रखना है। इसका फुल फॉर्म है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इसमें लिमिट है 1 लाख से 5 लाख तक, रुपया 1 से 5 लाख तक। ये भी रिटेल कस्टमर के लिए है। इंस्टेंट सेटलमेंट होता है लाइक आरटीजीएस। ये भी 24/7 तीनों है। इसमें फ़ी प्लस जीएसटी लगता है, ये आपको याद रखना है। इसका कौन कौन दे सकता है, ये बैंक दे सकता है, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट वो सब दे सकता है, अमेजन, मोबीक्विक, फ़ोनपे, ये सब। फिर आगे देखते हैं। मैं जितना बता रहा हूँ बस उतना ही इम्पोर्टेंट है, उससे आगे आपको पंचायत नहीं करना है, ठीक है। आप उसको बार बार रिवाइज कीजिए, समझिए। यूपीएससी में इकोनॉमिक्स सेक्शन से क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं, उतना निटिग्रिटी टेक्निकल नहीं आता। एनपीसीआई क्या है, तो एनपीसीआई एक कंपनी एक्ट के अंडर एक रजिस्टर्ड हुआ है संस्था है। ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट है। नॉट फॉर प्रॉफिट का मतलब ये है कि ये पैसा कमाने के लिए नहीं बैठा है। ये जितना पैसा इसको खर्च होता है सर्विस प्रोवाइड करने में, उतना ही पैसा ये जनरेट करता है, उससे ज़्यादा नहीं। शुरू में इसके 10 बैंक मिल के बनाए थे। 1,000 रुपये, 100 करोड़ रुपये इसका कैपिटल था। फिर उसके बाद इसमें पेटीएम, फ़ोनपे, अमेजन पे ये सब भी बन गए हैं। याद रखना है कि ये सब भी आपका जो है, जो डिजिटल पेमेंट प्रोवाइडर्स हैं, ये सब भी हो गए हैं। पहले बैंक भी थे, अब ये भी हो गए हैं। इसका मतलब, इसका काम क्या है कि वही पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, फाइनेंशियल इंक्लूजन, वही बोल वचन, ठीक है। इसका ऐप है यूपीआई भीम ऐप, आगे उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए यूपीआई क्या है, तो यूपीआई एक टूल है, एक मेथड है, एक या साधन है जिसके द्वारा हम मनी ट्रांसफ़र का ऐप्स बनाते हैं। जैसे भीम बनाए, एक्सिस पे, ये सब, उसको बोलते हैं यूपीआई। यूपीआई एक टूल है, एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है। और ये टेक्नोलॉजी किस पे वर्क करता है, नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस, ये सब जो टेक्नोलॉजी है वो यूपीआई पे ही क्या करता है, काम करता है, ठीक है। तो एनपीसीआई क्या लेके आया, यूपीआई। यूपीआई क्या है, एक टेक्नोलॉजी है जिससे हम लोग ऐप्स बनाते हैं डिजिटल पेमेंट के लिए, ठीक।
जो IMPS पे बेस्ट होता है। QR स्कैन करते हैं और पे करते हैं कस्टमर को, जो आप भी करते होंगे, है ना। इसमें हम लोग बैंक अकाउंट यूज़ कर सकते हैं और डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं मनी को। पहले क्या होता था कि फ़ोनपे के वॉलेट पे आपको स्टोर करना पड़ता था, फिर वॉलेट से आप पेमेंट करते थे। लेकिन UPI के थ्रू क्या होता है कि बैंक से आप डायरेक्ट अपने को UPI अकाउंट को लिंक कर दीजिए और फिर पैसा जो कटेगा वो डायरेक्ट बैंक से कटेगा, आपको वॉलेट बनाने का ज़रूरत नहीं है। पहले वॉलेट फ़ोनपे हुआ, वॉलेट हुआ, तो आपने बैंक से पहले वॉलेट में पैसा जमा किया और मान लो मैगी खाए तो मैगी से के लिए पेमेंट किए तो वॉलेट से किए। अब क्या होता है, ये आपका UPI ऐप है, ठीक है, गूगल पे या किसी भी, ये डायरेक्ट लिंक है बैंक से, तो पेमेंट जो आप करेंगे वो डायरेक्ट आपका बैंक से कटेगा, ना कि वॉलेट के थ्रू। आप समझ गए होंगे मुझे लग रहा है। इसमें जो ट्रांजैक्शन होता है वो दो टाइप का होता है, एक पुल ट्रांजैक्शन और एक पुश। नाम से ही पता है, पुश मतलब आप पुश कर रहे हैं, मतलब आप दे रहे हो कुछ, तो उसको पुश ट्रांजैक्शन बोलते हैं। जैसे आपने पेमेंट मैगी खाया, पेमेंट कर दिया, उसको पुश ट्रांजैक्शन, सेंडिंग मनी, आप खुद सेंड कर रहे हो। पुल ट्रांजैक्शन मतलब सेंड आप ही कर रहे हो लेकिन आपको कोई बोल रहा है करने के लिए। जैसे हम लोग EMI पे फ़ोन लेते हैं तो आपको हर मंथ बैंक बोलता है कि इतना इतना पैसा कटेगा, ठीक है, आप नहीं काट रहे, ऑटोमेटिकली कटते आ रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पुल ट्रांजैक्शन। जहाँ पे आप कमांड दिए हो कि हर महीना मेरे इतने अकाउंट से काट लो, तो ऑटोमेटिकली कट रहा है। और इसमें क्या हो रहा है, हम खुद ही कर रहे हैं। NPCI और UPI, तो NPCI देखिए, UPI एक दोनों पे काम करता है, एक एंड्रॉयड पे भी काम करता है जो हम यूज़ कर रहे हैं, और दूसरा फीचर फ़ोन। फीचर फ़ोन मतलब कीपैड वाला फ़ोन जो पहले हुआ करता था, ठीक है, कीपैड वाला फ़ोन, तो दोनों पे भी काम करता है। और जो फीचर फ़ोन में काम करता है उसको में वो USSD से काम करता है। जैसे हम लोग डायल करते हैं ना *199# या *123#, इसको USSD बोलते हैं। फुल फॉर्म क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा कोड, ठीक। तो जो RBI है ने एक लॉन्च किया UPI प्लेटफॉर्म नेम्ड 123 पे, इसके द्वारा फीचर फ़ोन में भी आप यूज़ कर लेंगे। और यूज़ करने का मेथड है कि USSD से, जो आपको बता दिया कोड डाल के। दूसरा वॉइस रिस्पॉन्स से भी कर सकते हैं। अब क्या होता है उतना जानने का ज़रूरत नहीं, बस समझना है आपको हल्का हल्का। मिस्ड कॉल दीजिए और उससे भी पेमेंट आपका हो जाता है। या साउंड बेस्ड कोई सिस्टम रहेगा, साउंड वेव्स के थ्रू कर सकते हैं, या यूटिलिटी बिल पेमेंट फीचर फ़ोन से किया जा सकता है। इतना जानने की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल आप समझिए, ठीक है, ये चीज़ है। और RBI ये भी बोल रहा है कोई हम लोग ऐप लेके आएंगे फीचर फ़ोन के लिए, ठीक है, जिस तरह भीम है आपका, उसी तरह फीचर फ़ोन के लिए भी कुछ लेके आएंगे। तो UPI NPCI ने एक भीम ऐप लेके आया, भारत इंटरफेस मनी ऐसा करके इसका फुल फॉर्म है, ठीक है, भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो ये क्या है, एक ऐप है। पहले क्या होता था कि एक फ़ोनपे का अलग अपना ऐप है, पेटीएम का अपना अलग ऐप है। तो पहले होता था कि फ़ोनपे से आप कोई अकाउंट को लिंक कर दीजिए तो दोबारा आप कोई और अकाउंट को लिंक नहीं कर पाएंगे, ठीक। लेकिन अब क्या है, भीम के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल अकाउंट को आप लिंक कर सकते हैं, चाहे वो आपका SBI का अकाउंट हो या आपका जो है ICICI का हो या HDFC का हो। तो मतलब एक ऐप से आप मल्टीपल अकाउंट को लिंक कर सकते हैं और आपको जैसे पेमेंट करना है जिस अकाउंट से आप सेलेक्ट कीजिए और पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बैंक टू बैंक होता है और मोबाइल फ़ोन से आप उसको कनेक्ट कर देते हो, ठीक। और नॉन स्मार्टफोन में भी यूज होता है लेकिन USSD कोड डाल के, ठीक है, *99#। इसमें 3 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन होता है, मतलब जो सिक्योरिटी होता है, जो चेक होता है वो 3 लेवल पे होता है, बस आपको इतना ध्यान रखना है। कौन कौन से लेवल पे होता है उतना जानने की ज़रूरत नहीं है। मनी आपके डायरेक्ट बैंक से अकाउंट से कटता है, वॉलेट में स्टोर नहीं होता है, ये बता दिया, ठीक है। डायरेक्ट बैंक के अकाउंट से आपका ऐप लिंक है, ठीक, नॉट इन वॉलेट। जैसे पहले मोबीक्विक में होता था, फ़ोनपे में होता था, अब नहीं होता है, ठीक। अब इसमें कोई MDR, अब देखिए कोई कार्ड से पेमेंट हो रहा है क्या, नहीं, हम डायरेक्ट क्या बैंक से पेमेंट करवा रहे हैं। कोई डेबिट कार्ड, कोई क्रेडिट कार्ड यूज हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड अगर हम यूज करके कुछ करते हैं तो एक चार्ज कटता है जिसको MDR बोलते हैं, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। चूँकि यहाँ पे कोई कार्ड यूज़ नहीं हो रहा है, कोई डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नहीं यूज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे MDR नहीं लगेगा। अब MDR क्या होता है अभी आपको बताएंगे। तो देखिए NPCI ने एक रुपे कार्ड लेके आया। रुपे कार्ड क्या है, तो रुपे कार्ड क्या है, एक पेमेंट गेटवे है। जिस तरह हमारा वीज़ा है, मास्टर कार्ड है, उसी तरह विश्व का 7वां पेमेंट गेटवे जो है वो आपका रुपे है, ठीक है। तो रुपे क्यों लेके आया गवर्नमेंट, क्योंकि रुपे जो वीज़ा है और ये मास्टर कार्ड है, ये विदेशी कंपनी है, ये लोग बहुत चार्ज ज़्यादा लेते थे पेमेंट। हम लोग अगर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड यूज करें तो इसलिए भारत सरकार ने सोचा कि हम लोग कुछ अपना से स्वदेशी चीज़ लेके आएंगे, इसलिए NPCI रुपे कार्ड को लेके आई है। तो रुपे कार्ड कहाँ कहाँ यूज होता है, रुपे कार्ड क्या है, मतलब एक तरह का डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड है जिस पर रुपे लिखा होगा, है ना।
आप अपने क्रेडिट कार्ड में लिखिए, वीज़ा भी लिखा हो सकता है, डेबिट कार्ड में, मास्टर कार्ड भी, रुपए भी लिखा होता है। तो इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं आप? एटीएम में यूज़ करते हैं डेबिट कार्ड, आप पॉइंट ऑफ सेल मशीन में, जहाँ पे से आप शॉपिंग किए तो जो उसके पास मशीन होता है, विशाल मेगा मार्ट या रिलायंस ट्रेंड में जाएंगे तो जो मशीन में डालता है वो अपने आपके कार्ड को पॉइंट ऑफ सेल मशीन बोलता है। दूसरा, ऑनलाइन पोर्टल पे भी आप अपना जो है 16 डिजिट का डेबिट कार्ड डाल के, पिन डाल के और CVV डाल के जो है पेमेंट कर सकते हैं। तो उसको 3 चैनल से हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है। प्रधानमंत्री जन धन योजना में जो बैंक अकाउंट खोला जाता है उसमें रुपए डेबिट कार्ड को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। ठीक, रुपए ने अब अलग अलग देश में भी इसको प्रमोट कर रहा है, तभी तो भारत विश्वगुरु बन पाएगा, है ना, सिंगापुर में, जापान में, ये सब है। लेकिन फिर भी जैसा मास्टर कार्ड और वीज़ा का है उतना उसका कवरेज नहीं है, क्योंकि ये लोग बहुत पहले थे। रुपए कार्ड भी फ्यूचर में बन जाएगा, है ना। अच्छा, NPCI का और क्या क्या इनिशिएटिव है? BBPS है, UPMS है। BBPS का फुल फॉर्म है भारत बिल पेमेंट सिस्टम। भारत बिल पेमेंट सिस्टम क्या जानना जरूरी है? इससे हम लोग बिल को पेमेंट करते हैं। कौन लेके आया है? NPCI। UPMS क्या है? यूनिफाइड प्रेजेंटेशन मैनेजमेंट सिस्टम। इससे हम लोग क्या करते हैं, ऑटो डेबिट का फैसिलिटी होता है कि आपका ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से कुछ पैसा अगर आपको कटवाना है हर मंथ, बिजली बिल के लिए, पानी के लिए, गैस के लिए, कुछ के लिए, तो आपका हो जाएगा। ठीक। नाच क्या है? NACH, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। ये भी इसी टाइप का है, लेकिन ये बल्क पेमेंट के लिए है। इसमें भी ऑटोमेटिक आपका पैसा कट जाएगा, लेकिन बल्क के लिए। ठीक है। अब क्या होता है डिफरेंस, उतना जानना जरूरी, बस समझना आपको कौन लेके आया है और क्या थोड़ा मोड़ा हल्का हल्का। NFS, नेशनल फाइनेंशियल स्विच बोलते हैं। जितना भी आप ATM यूज करते हैं, जितना भी ATM इंडिया में है, जो टेक्नोलॉजी पे काम करता है उसको NFS बोलते हैं। इसी से UPSC ने क्वेश्चन पूछा था कि ATM ऑफ द इंडिया रन्स ऑन विच टेक्नोलॉजी, तो कौन सी टेक्नोलॉजी है? NFS। CTS क्या है? आपको कल बता दिया था, नहीं अगर आपने देखा है तो कल जाकर दोबारा देखिए। चेक ट्रंकेशन सिस्टम, आप उस लेक्चर को दोबारा देखिए कल। ठीक है। आज अगला है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। आधार के द्वारा, जैसे आपने अपना आधार कार्ड से आपका बैंक लिंक होगा, ठीक है, तो उसके बाद आपने अंगूठा अपना दिया, उसके बाद आपका ऑटोमेटिकली पेमेंट हो जाता है। उसको बोलते हैं आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। जिस तरह डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता है, मनरेगा वेजेज देते हैं, LPG सब्सिडी और स्कॉलरशिप। ठीक। बैंक मित्र भी यूज करता है। अब अच्छा, माइक्रो ATM क्या होता है अभी आपको बताते हैं थोड़ी देर में। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन, जो टोल होता है नाका पे, जो आपका चार्ज कटता है गाड़ी को आने जाने के लिए, उसके लिए जो टेक्नोलॉजी काम करता है वो NETS है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन। ये कौन लेके आया है? NPCI। उसके बाद पाई चैट बॉट है। यहाँ पे आप चैट कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक चैट बॉट रोबोट टाइप का होगा, जहाँ से आप पता कर सकते हैं कि फास्टैग क्या है, रुपए क्या है, UPI, उससे कुछ रिलेटेड आपको नॉलेज है तो एक चैट कर सकते हैं। ठीक। एक DG सारथी हेल्पलाइन है, फ़ोन नंबर से आप भी जान सकते हैं, जो RBI लेके आया है NPCI की मदद से। डाक पे है, डाक मतलब क्या होता है? पोस्ट। तो पोस्ट कौन लेके आएगा? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। ठीक है। भारत QR क्या है? एक QR है, ठीक है, जिसको कोई भी ऐप के थ्रू आप स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। अपने जब शॉपिंग वॉपिंग करते होंगे या दुकान से कुछ लेते होंगे तो भारत QR लिखा होता है, देखिएगा। E-रूपी क्या है? अभी आएगा आपका। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग E-रूपी। ठीक है। सबसे पहले ये आना है कि E-रूपी लेके आए NPCI, ये आपको याद रखिए। E-रूपी क्या है? NPCI। देखिए, रूपी मतलब रुपया तो है ये, ठीक है, लेकिन ई लगा हुआ है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक रुपया। इलेक्ट्रॉनिक रुपया मतलब क्या? डिजिटल रुपया। बस आपको इतना ध्यान रखना है, मतलब आप अपने रुपया को डिजिटल में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक। मतलब आप बैंक में कुछ पैसे 100 रुपये दीजिए, या कोई भी बैंक को दीजिए, प्राइवेट को दीजिए, या किसी को भी दीजिए, जितना भी रुपया, 100 रुपया दिए, उसी 100 रुपया को ये एक इलेक्ट्रॉनिक रुपये में कन्वर्ट कर देगा, आपको एक वाउचर दे देगा, वाउचर। ठीक। उस वाउचर से आप जो रुपया से आप जो करते हैं काम, खरीदिए, कुछ भी शॉपिंग कीजिए, वही आप E-रूपी से कर पाएंगे। ठीक है। तो E-रूपी क्या है? एक कैशलेस प्रीपेड है। प्रीपेड क्योंकि आपने पहले पैसा दिया, फिर आपको E-रूपी मिला, तो प्रीपेड और कैशलेस है। कैश तो नहीं हो रहा, इलेक्ट्रॉनिक वाउचर है जो क्रिएटेड हुआ है NPCI के द्वारा UPI प्लेटफॉर्म को यूज करके। ठीक है। इसको सपोर्ट कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री भी करती है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज जो आती है फिनांस मिनिस्ट्री के अंदर, और हेल्थ मिनिस्ट्री का NHA भी सपोर्ट करता है। ठीक है। वही मेथड है, गवर्नमेंट ने पैसा दिया बैंक को, ठीक है, बैंक ने वो डाला NPCI में, NPCI ने E-रूपी जनरेट किया, बेनिफिशियरी उसको यूज कर लेंगे। ठीक है। तो उसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? तो जो गलत चीज़ में यूज आप नहीं कर पाएंगे E-रूपी का, जैसे दारू वारू के लिए या गुटखा के लिए यूज नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ कुछ अच्छे काम के लिए, जैसे स्कूल फी देना, जिम विम करना है, उसके लिए आप पेमेंट कर सकते हैं, तो जिम के लिए कर सकते हैं। ठीक है।
कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में इसका यूज हो सकता है और इसको जो है बड़े बड़े कंपनी भी यूज कर पाएगी, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर भी ई रूपी को इशू कर सकती है, ठीक है। बैंक भी कर सकता है, सब लोग कर सकते हैं, ठीक। तो ई रूपी में फरवरी 2020 में कुछ अमेंडमेंट हुआ है। कितना ई रूपी आप जो है स्टोर कर सकते हैं, तो 1 लाख का कर सकते हैं। ई रूपी को आप कितने बार भी यूज कर सकते हैं। पहले सिंगल बार टाइम यूज होता था, अब कितने बार भी यूज होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका 1 लाख रुपए का ई रूपी है, तो 10,000 का फर्नीचर खरीद लिए हैं, 20,000 का ये खरीद लिए हैं, बाकी जितना भी बचा और कुछ खरीदिए, ठीक है। अगला जो टॉपिक हमारा है वो है इंटर ऑपरेबिलिटी। नाम ही से पता चलेगा, ऑपरेबल मतलब जो एक दूसरे काम करे। ऑपरेबल मतलब वही होता है काम करना, है ना। और इंटर ऑपरेबल मतलब जो एक चीज़ का दूसरे में यूज हो जाना, उसी को बोलते हैं इंटर ऑपरेबिलिटी। जैसे अभी आपके पास सिम है, ठीक है, तो आइडिया का सिम है वी का, तो वो आपको किसी भी फ़ोन में लग जाएगा, सैमसंग का भी जो है, फिर जियोमी का भी फ़ोन में, एप्पल में भी लग जाएगा, आईफोन में। तो उसको बोलेंगे, ये तो हम क्या बोलेंगे, ये जो सिम है वो क्या है, इंटर ऑपरेबल, वो किसी में भी लग जाएगा। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि बहुत समय पहले फिक्स वाला फ़ोन होता था, जिसमें जियो का फ़ोन, तो उसमें जियो का ही सिम लगता था और किसी का सिम नहीं लगेगा। तो हम क्या बोलेंगे, वो वाला जो सिम है वो इंटर ऑपरेबल नहीं है, क्योंकि वो अलग अलग फ़ोन में काम नहीं होगा। सेम चीज़ है, पहले क्या होता था, फ़ोन पे या पेटीएम का जो स्कैनर होता था वो दूसरे में यूज नहीं होता था। तो आरबीआई ने बोला कि ऐसा नहीं, ये करना गलत है, इसीलिए आप कोई भी आप पेमेंट करने जाते होंगे दुकान में, तो आप कोई भी ऐप से पेमेंट कर दीजिए, फ़ोनपे से, गूगल पे से, पेटीएम से, वो स्कैनर काम करेगा, ठीक है। तो आरबीआई ने, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इंटर ऑपरेबिलिटी, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको, इसमें थोड़ा लंबा चला गया, ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो देखिए जो क्यूआर कोड होता है ना, क्यूआर कोड क्या है, जापान में इसको डेवलप किया गया था, ठीक है। क्यूआर कोड क्विक रिस्पांस बोलते हैं, ठीक है। 2D कोड होता है, ऐसे होता है ना, ये देखिए क्यू, तो 2D है ना, ये ब्रेड्थ है, ये लेंथ है, 2 डायमेंशन है ना, इसलिए इसको 2D बोलते हैं, ठीक है। तो जो क्यूआर कोड होता है वो आपका 2-3 टाइप का होता है। एक होता है प्रोप्राइटरी कोड, जो मैं पहले बताया आपको, वो कोड जो सिर्फ उसी ऐप में काम करेगा और किसी में काम नहीं करेगा, जैसे फ़ोनपे का। लेकिन अब क्या हो गया, आरबीआई ने इसको प्रोहिबिट कर दिया है। दूसरा होता है यूपीआर क्यूआर कोड। अब क्या होगा, ये एनपीसीआई जनरेट करती है, यूपीआई आपको पता है, ठीक है। और उसको यूपीआई टेक्नोलॉजी से आपको इसको स्कैन कर सकते हैं। दूसरा है भारत क्यूआर, जो भी डेवलप किया एनपीसीआई, आप इसको वीज़ा और मास्टर कार्ड की मदद से एनपीसीआई ने डेवलप किया है, सभी ऐप्स के द्वारा वो स्कैन हो जाएगा, ठीक है। ये भी सभी ऐप्स के द्वारा स्कैन हो जाएगा, ठीक। तो उतना आपको निटी-ग्रिटी उसके बाद नहीं जानना। पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर, अब क्या है देखिए, पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर मतलब जो पेमेंट हम लोग करते हैं, डिजिटल पेमेंट या कुछ किसी चीज़ की भी पेमेंट, उसको ऑपरेट करने के लिए अलग अलग ऑपरेटर है, ठीक है। अलग अलग, जिस तरह सब्जी बेचने के लिए सब्जी वाला है, दूध बेचने के लिए दूध वाला है ना, बाकी और भी चीज़ बेचने के अलग अलग है, बैंक का फैसिलिटी कोई अलग देता है, अनाज का कोई और है, इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई और है। उसी तरह पेमेंट सिस्टम में भी अलग अलग होता है। तो उसके देखरेख करने के लिए आरबीआई के पास आरबीआई का पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट है, जिसके अंदर आरबीआई को लाइसेंस दिया गया है कि वो पेमेंट सेटलमेंट ऑपरेटर को क्या दे, लाइसेंस दे, ठीक है। तो पेमेंट सेटलमेंट ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, एक होता है जैसे कि एनपीसीआई। एनपीसीआई क्या है, जितने भी रिटेल पेमेंट है, रिटेल मतलब क्या, खुदरा में जो भी पेमेंट करते हैं उसके लिए एक ही संस्था है, एनपीसीआई। दूसरा क्या है, कार्ड पेमेंट गेटवे, जो कार्ड के द्वारा पेमेंट को एक्सेप्ट करता है, उसमें वो कौन कौन सा प्रोवाइडर है, मास्टर कार्ड है, वीज़ा है, रुपए है। उसी तरह जब क्रॉस बॉर्डर है, इंटरनेशनल रेमिटेंस, मान लो कोई आदमी जापान में है और उसको इंडिया में देना है पैसा, तो कैसे देगा, तो उसके लिए जो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जो संस्था, उसको वेस्टर्न यूनियन उसका एग्जाम्पल है, मनीग्राम है। उसी तरह प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, आप पहले पैसा पेड कर दीजिए, फिर वो फैसिलिटी देता है, जैसे अमेजन पे है, मोबीक्विक है, फ़ोनपे है, पेयू है, पेटीएम का वॉलेट है। आपने वॉलेट में पैसा डाला, फिर आप जो पेमेंट कीजिए, इसलिए उसको बोलते हैं प्रीपेड, पहले पे कीजिए फिर आप उसको पेमेंट कीजिए। एटीएम ऑपरेटर, एसबीआई का अपना एटीएम है, वाइट लेवल एटीएम, अभी सब आएगा। एटीएम ऑपरेटर एसबीआई, वाइट और भी बैंक एनबीएफसी। अगला है फाइनेंशियल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर। फाइनेंशियल मार्केट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कौन कौन प्रोवाइड करता है, तो एक है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये क्या होता है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर दो होते हैं, एक डिजिटल और एक तुम्हारा ये आपका फिजिकल मतलब जिसको आप टच कर सकते हैं, जैसे पुल है, स्कूल है, ये सब फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको आप टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है।
उसको प्रोवाइड कौन करता है? क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। जैसे सेबी है, आपका जो है NSE है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, आप उसको टच तो नहीं कर पाएंगे ना, आप खाली उसको विजुअलाइज कर पाएंगे। तो उसको जो प्रोवाइड करता है उसको फाइनेंशियल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं। उसका एक एग्जांपल है क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, रिटेल पेमेंट सिस्टम में हमने देखा कि एक ही मात्र संस्था है NPCI। तो NPCI का क्या होगा? किसी भी जब एक ही संस्था होगा उसका मोनोपोली होगा ना, तो इससे क्या होगा? कंज्यूमर को इफेक्ट करता है। जिस तरह पहले एयर इंडिया था तो कॉस्ट कितना था? फ्लाइट्स का बहुत ज़्यादा था, लेकिन तो क्या हुआ, धीरे धीरे RBI, तो अब आम आदमी भी फ्लाइट में चढ़ पाएगा, बूढ़े देश का आम नागरिक, है ना। अगर पहले देखिए और देखते हैं, पहले जब मोबाइल का नहीं था, जियो नहीं था या और भी नहीं था, तो हम लोग को डेली मतलब पूरे मंथ में 1 GB डेटा मिलता था 200 रुपये 150 रुपये में। लेकिन अब क्या पर डे 1 GB मिलता है, लेकिन रेट ज़्यादा नहीं है, 200 या 300 रुपये। तो कंपटीशन होने से क्या हुआ, क्वालिटी भी बढ़ा और जो है रेट भी कम हुआ। इसीलिए RBI ने सोचा कि अगर NPCI के जैसा रिटेल पेमेंट प्रोवाइड करने वाले और भी कोई संस्था होगी तो इससे क्या होगा, पेमेंट अच्छे से होगा और कंज्यूमर को फ़ायदा होगा। इसीलिए RBI ने बोला, ये एक प्रपोजल दिया, कोई भी कंपनी जो NPCI के जैसा फंक्शन करने आती है उसको हम लोग न्यू अम्ब्रेला एंटिटी के अंदर जो है लाइसेंस देंगे। ठीक है, उसी को बोलते हैं न्यू अम्ब्रेला एंटिटी फॉर रिटेल पेमेंट, उसको बोलेंगे। ठीक, लेकिन अभी तक जो है कोई भी अभी प्रपोजल लेके नहीं आए। RBI इसको लाइसेंस देगा। क्यों देगा लाइसेंस? क्योंकि RBI को NPCI ये जो एक्ट है, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट, उसी के अंडर पावर है कि वो पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर को लाइसेंस देने का। और वन ऑफ द पेमेंट सेटलमेंट जो सिस्टम है रिटेल पेमेंट के लिए NPCI है। और कोई भी संस्था जो NPCI जैसा बनना चाहती है, उसका ऐसा काम करना चाहती है, तो उसको RBI जो है लाइसेंस देगा। ऐसा प्रपोजल RBI लेके आया था। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं न्यू अम्ब्रेला एंटिटी फॉर रिटेल पेमेंट सिस्टम। अब देखिए, UPSC प्रीलिम्स 2017 में क्वेश्चन है कि NPCI हेल्प करता है फाइनेंशियल इंक्लूजन में। एकदम सही है। ठीक है, अब देखिए, जहाँ भी पहले पेमेंट नहीं कर पाते थे, गांव देहात में भी अब अच्छे से पेमेंट हो रहा है। NPCI ने रुपए कार्ड लेके आया, जो एक कार्ड पेमेंट सिस्टम, ये भी सही है। क्या पूछा है? करेक्ट। तो आपको ये भी ध्यान देना है, करेक्ट पूछा। अगर इनकरेक्ट पूछता तो ये सही होता, करेक्ट पूछा है तो ये होगा। आगे देखिए, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है कि भीम ऐप के द्वारा हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं मनी को बिना जो है किसी भी UPI इनेबल बैंक अकाउंट में। बैंक अकाउंट लिंक है UPI से तो कर सकते हैं, क्योंकि भीम ऐप के द्वारा मल्टीपल जो है ब्रांचेज बैंक्स लिंक होते हैं। ठीक है, अब देखिए, चिप पिन डेबिट कार्ड में 4 फैक्टर होता है ऑथेंटिफिकेशन का, भीम का 2 है। अभी क्या बताया, भीम में कितना है? 3। तो ये गलत है। क्या होगा? करेक्ट पूछा है तो ओनली 1 इज आंसर। ठीक, उसके बाद देखते हैं थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर, जिसको TPA, गूगल पे, व्हाट्सएप। देखिए, अभी व्हाट्सएप अगर आप चलाते होंगे या गूगल पे चलाते हैं तो उसमें देखते हैं ये लोग भी आप पेमेंट कर पाते हैं। देखिए, गूगल तो नहीं है पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर, नहीं है ना, लेकिन फिर भी ये जो है पेमेंट आपको प्रोवाइड कर रहा है सिस्टम, पेमेंट करने का आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। व्हाट्सएप भी कर रहा है, व्हाट्सएप से भी आप जो है पैसा भेज सकते हैं, है ना। तो व्हाट्सएप भी जो है UPI टेक्नोलॉजी का यूज करके जो है पैसा भेजने का फैसिलिटी को प्रोवाइड करता है। तो देखिए, पेमेंट सर्विस ऑपरेटर को पेमेंट सेटलमेंट एक्ट के अंडर जो है लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर ये कोई पैसा इस तरह का सेटलमेंट कर रहा है तो, पेमेंट भेज रहा है तो। लेकिन RBI, गूगल ने ऐसा नहीं किया। ठीक है, और परमिशन लेके जो है लाइसेंस लेके ऐसा नहीं किया। तो मैटर कोर्ट में गया, तो कोर्ट में गूगल ने बोला कि हम जो है अपना बैंक से लिंक नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, गूगल ने ये बोला कि हम लोग जो है UPI इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करते हैं। हम लोग पेमेंट प्रोसेसिंग का पार्ट नहीं है। पेमेंट जो होता है वो डायरेक्टली एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में होता है। ठीक है ना, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हम क्या एक पास प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि यहाँ से आप लिंक कीजिए, पैसे को ट्रांसफ़र कीजिए। इसीलिए हमें लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, बस इतना समझिए कि गूगल पे और व्हाट्सएप पे ये सब जो है इनको लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। ठीक है ना, और बैंक से पैसा डायरेक्टली कटता है। ठीक, ये अब देखिए, हम लोग देखेंगे कार्ड के टाइप। ठीक है, क्या देखेंगे? कार्ड के टाइप। अच्छा, ठीक है, ठीक है, हम लोग क्या देखेंगे? कार्ड के टाइप। तो देखिए, कार्ड जो होते हैं वो जनरली 2 टाइप के होते हैं, एक क्रेडिट कार्ड, एक डेबिट कार्ड। जो हमारे और आपके पास जनरली लगभग सबके पास है वो है डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड का मतलब आप पैसा बैंक में जमा कीजिए, फिर वो पैसा आप अपने डेबिट कार्ड से निकाल पाएंगे और उससे शॉपिंग कर पाएंगे। इसको बोलते हैं डेबिट कार्ड। ठीक है, क्रेडिट कार्ड समझिए एक तरह का लोन है। क्रेडिट मतलब लोन होता है।
तो इसमें क्या होता है कि भले भी आपके अकाउंट में पैसा नहीं भी है, फिर भी आप लोन के रूप में शॉपिंग कर लीजिए, फिर धीरे धीरे ईएमआई पे आपको पैसा कटते रहेगा। उसको बोलते हैं क्रेडिट कार्ड। जनरली क्रेडिट कार्ड जो होते हैं वो सैलरी वाले जो एम्प्लॉय होते हैं या कोई बिजनेस होता है उन वो यूज करते हैं। बाकी जो स्टूडेंट का लाइफ है वो यूज करते हैं डेबिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों को प्लास्टिक मनी बोलते हैं, ठीक है। तो वही समझ में आ गया। क्रेडिट कार्ड से आप पैसा निकाल लीजिए, लेकिन आप इसको इंटरेस्टेड देना पड़ेगा। डेबिट कार्ड में ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं है, जब तक आपके अकाउंट में पैसा है तभी तक निकलेगा, ठीक है। नहीं होता है तो फिर हम दूसरे से मांगते हैं, है कि नहीं, सब मांगते हैं, स्टूडेंट का यही लाइफ है। अच्छा, दूसरा कार्ड होता है हाइब्रिड कार्ड या डुओ कार्ड। हाइब्रिड कार्ड, डुओ कार्ड मतलब वो दोनों यूज होगा, क्रेडिट कार्ड के भी रूप में भी यूज हो जाएगा और डेबिट कार्ड के रूप में भी यूज हो जाएगा। जैसे इंडसइंड बैंक का हाइब्रिड क्रेडिट कार्ड है। इतना जानना नहीं, बस समझिए हाइब्रिड कार्ड क्या होता है। प्रीपेड कार्ड क्या होता है कि आप पहले पैसा पे कर दीजिए, ठीक है, और उसके बाद पेमेंट कीजिए। तो एक तरह का ये डेबिट कार्ड ही हुआ, क्योंकि डेबिट कार्ड में भी क्या हुआ, आपने बैंक में पैसा जमा किया फिर आप उसको यूज कर लेंगे, तो उसको बोलते हैं प्रीपेड कार्ड। जैसे IRCTC का UBI प्रीपेड कार्ड है, ठीक है ना। तो ये है। तो प्रीपेड कार्ड को हम लोग खरीद सकते हैं बिना बैंक अकाउंट हुए, लेकिन आपको पहले उसमें पैसा डालना पड़ेगा, रिचार्ज करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, पहले क्या होता था, डेबिट कार्ड को आप पेमेंट के लिए यूज कर पाएंगे शॉपिंग वॉपिंग करने के साथ, है ना। लेकिन आप क्रेडिट कार्ड को भी यूज करते हैं, मतलब क्रेडिट कार्ड का भी आप यूज शॉपिंग के रूप में कर सकते हैं, ठीक है। ये हो, इससे क्या होगा, आदमी शॉपिंग भी करेगा और क्रेडिट कार्ड से भी अपना जो है पैसा वैसा कटवा सकता है, ठीक है। ये चीज़ है। तो ये हो गया। उसके बाद दोस्तों यहीं पे आज को जो है लेक्चर को भी, इस लेक्चर को कंप्लीट ख़त्म करते हैं। 21 लेक्चर तक हो गया है मात्र 20 से 25 मिनट में, ठीक है। धीरे धीरे करके हम लोग आराम से कंप्लीट कर लेंगे। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा होगा, और जहाँ भी डाउट है वो दोबारा से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और अपना व्यू ज़रूर दें। और आप साथ में अच्छे से पढ़ते रहें, जितना बताते हैं उसको ध्यान में रखिएगा और दोबारा से नोट्स को रिवाइज कर लीजिएगा। अभी प्रीलिम्स होने में हम लोगों के पास जो है 100 डेज के आसपास है, 90 से 100 डेज के पास। हम लोग आराम से इस प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर लेंगे, इसमें हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से कॉन्फिडेंट के साथ हंसते हुए पूरा मन लगा के पढ़िए, पूरा दमखम लगा दीजिए, और इस उम्मीद में और इस आशा में और इतना कॉन्फिडेंट के साथ पढ़िए कि हमें UPSC का प्रीलिम 2023 का निकालना है। ये बात आपके माइंड में हमेशा स्ट्राइक करनी चाहिए, ठीक है। जिसके पास कॉन्फिडेंस है, जिसके पास आत्मशक्ति है, वही लीडर होकर अपने पथ पे आगे बढ़ के सफलता प्राप्त कर सकता है। हमें हारना नहीं है, हमें मजबूती से फाइट करना है, ठीक है। हम लोग वॉरियर हैं, हम लोग योद्धा हैं। तो इसी के साथ ये लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें जीरो IAS का, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हैप्पी स्टडी एंड एंजॉय द लाइफ एंड डू योर स्टडी विथ फुल कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रेंथ। थैंक यू फॉर सीइंग दिस लेक्चर। हैव ए नाइस डे।